आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप लोग अध्ययन कर रहे हैं पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों का हल। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग द्वारा पूर्व के वर्षों में कराई गई है। अब तक आप सभी लोगों ने वर्ष 2003 तक के प्रश्न और उसके सर्वमान्य उत्तर तथा व्याख्या को देखा और जाना। आज जिस वर्ष के प्रश्नों के प्रथम भाग को हम लेकर के आए हुए हैं वह वर्ष है वर्ष 2004 और उसके पहले भाग में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 को लिए हुए हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न में से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट। यह प्रश्न जो है आपका लोक प्रशासन से आया हुआ है। विकल्प ए एल्टन मेयो, बी बर्नार्ड, सी मैक्स वेबर और डी एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो इसमें जो आपका उत्तर सही है एफ.डब्ल्यू. टेलर, यही जो है सही है। उद्योग में जो है सबसे पहले व्यवस्थित रूप से कम समय कम खर्च लगे और उत्पादन अधिक से अधिक हो। इस विषय पर सबसे पहले डब्ल्यू टेलर ने विचार किया कि उद्योग में जो उत्पादन कम हो रहा है या कर्मचारी जो है अपने कार्यों को नहीं करते हैं या परंपरागत तरीके से जो कार्य किए जाते हैं उससे क्या एक अलग तरीका अपनाया जा सकता है। जहाँ तक इसमें वैज्ञानिक प्रबंध का बात है, वैज्ञानिक का मतलब एक ऐसे व्यवस्थित क्रमबद्ध और पूर्व योजना बना ली जाए जिससे कार्य का निष्पादन काफ़ी बेहतर तरीके से हो, यह वैज्ञानिक तरीका कहलाता है। तो उद्योगों में प्रबंधन इस तरह से किया जाए, वैज्ञानिक प्रबंधन इस तरह से किया जाए कि जिससे उत्पादन अधिक हो, समय कम लगे, पूंजी कम लगे। इसके लिए डब्ल्यू टेलर ने सबसे पहले इस पर काफ़ी कार्य किया, इसको जो है एक सिद्धांत का रूप दिया और उसे वैज्ञानिक प्रबंध उपागम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो यानी मेज, क्रेसी शासन। ब्यूरो शब्द जो है वह एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है मेज। क्रेसी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है शासन। तो ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है मेज का शासन। तो ए विसेंट डी गोर्ने, बी लास्की, सी मार्क्स और डी मैक्स वेबर। तो इसमें देखिए कि विसेंट डी गोर्ने ने जो है सबसे पहले जो है ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया था। ब्यूरोक्रेसी, यह ब्यूरोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है ब्यूरो और दूसरा है क्रेसी। आपको हमने बताया कि ब्यूरो का अर्थ होता है मेज और क्रेसी का अर्थ होता है शासन। यह जो है ब्यूरो एक फ्रांसीसी शब्द है और क्रेसी जो है यह एक ग्रीक शब्द है। तो ब्यूरोक्रेसी, इसका सबसे पहले प्रयोग जो है आपका गोर्ने ने किया था, गोर्ने ने इसका प्रयोग
संस्था के लिए किया था, संस्था के लिए, यानी इसका प्रयोग गोरने ने व्यक्ति के शासन के संबंध में व्यक्ति के लिए नहीं किया था, बल्कि संस्था या फिर आप कह सकते हैं संगठन के लिए, संगठन के लिए इन्होंने सबसे पहले किया था। और गोरने जो है ये फ्रांस के निवासी थे। प्रश्न संख्या 3, आप देखिए निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है? ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ राइट इसमें से कौन है? ए, अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत, बी, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, सी, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत और अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। इसमें जो उत्तर सही है वह है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत जो है यह अधिकारों का सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट या पुराना सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानता है कि मनुष्य जो है जब यह जन्म लेता है तो अपने जन्म के साथ वह कुछ अधिकारों को लेकर के पैदा होता है। यानी कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, मनुष्य या व्यक्ति जन्म के साथ ही उसे लेकर के आता है। और ये जो अधिकार होते हैं, इन अधिकारों को कोई संस्था या राज्य छीन नहीं सकता है। जैसे आप जब राजनीतिक दर्शन पढ़ते हैं तो आप वहाँ पाते होंगे, आप देखिए, आपने हाब्स का नाम तो सुना ही होगा, हाब्स और लॉक का भी नाम सुना होगा, थॉमस पेन का नाम सुना होगा और स्पेंसर। ये सारे लोग प्राकृतिक अधिकारों की जो है बात करते हैं। हाब्स कहता है कि इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, जिसमें आत्मरक्षा यानी जीवन का अधिकार सबसे प्रमुख है, वहीं पर लॉक जो है वह जीवन, स्वतंत्रता और क्या, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है। आप देखे होंगे कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति जो हुई है ये भी प्राकृतिक अधिकारों के नाम पर हुई है, प्राकृतिक अधिकारों के नाम पर। ये जो है आपका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत हुआ और इसके प्रमुख समर्थक हुए। इसमें एक बात और है, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। और अधिकारों का जो वैधानिक सिद्धांत है यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना करता है। वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक इसके हैं, आप बेंथम को पढ़े होंगे, बेंथम है, हॉलैंड है, ऑस्टिन है। यानी ये लोग मानते हैं कि जो अधिकार होते हैं वे राज्य के द्वारा प्रदत्त यानी राज्य के द्वारा दिए गए होते हैं। अधिकारों का सृष्टि करने वाला कौन होता है? वह राज्य होता है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत है। यानी अधिकारों का एक सिद्धांत यहाँ और बात किया गया है, आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराना। इसके प्रमुख समर्थक कांट और ग्रीन, लास्की भी कहीं कहीं पर इसके आते हैं कि अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास हो सके। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि गांधी के विचार साम्यवादियों के समान थे।
साम्यवादियों के समान थे। ए औद्योगिकरण के बारे में, बी राज्य विहीन समाज के बारे में, सी हिंसा के बारे में, डी धर्म के बारे में। आप देखिए इसमें जो उत्तर सही है राज्य विहीन समाज के बारे में। साम्यवादी और गांधी, ये दोनों जो है एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें राज्य नहीं होगा, राज्य नहीं होगा और इसमें स्व प्रेरणा से लोग कार्य करेंगे, ऐसा गांधी मानते हैं। लेकिन ये जो राज्य विहीन समाज या राज्य की बात गांधी करते हैं, यह राज्य या समाज विहीन गांधी का जो दृष्टिकोण है वह उसके बारे में जो तौर तरीका गांधी का है वह साम्यवादियों से बिल्कुल अलग है। गांधी जो है ये अहिंसा में विश्वास करते हैं। गांधी जो है धर्म में विश्वास करते हैं। जबकि साम्यवादी जो है आप देखिए ये हिंसा में विश्वास रखते हैं और धर्म को जो है एक अफीम की तरह वे मानते हैं। कौन? साम्यवादी। तो आपने यहाँ पर देखा कि राज्य विहीन समाज की बात गांधी भी करते हैं और साम्यवादी भी करते हैं, लेकिन राज्य विहीन समाज या राज्य के पाने की स्थिति जो होगी उसके तौर तरीके जो होंगे गांधी का एक भिन्न दृष्टिकोण है और साम्यवादियों का एक अलग दृष्टिकोण है। प्रश्न संख्या 5 निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? इनविजिबल एम्पायर किसको कहा जाता है? ए राजनीतिक दल, बी दबाव समूह, सी संचार माध्यम और डी समाचार पत्र। इसमें देखिए जो दबाव समूह हैं, यही दबाव समूह जो है आधुनिक लोकतंत्र के अदृश्य साम्राज्य कहे जाते हैं। ये दबाव समूह हैं क्या? ये जो है प्रेशर ग्रुप हैं क्या? दबाव समूह ये वास्तव में है क्या? ये गैर राजनीतिक संगठन है जो अपने हितों में सत्ता को प्रभावित करने का तो प्रयास करते हैं लेकिन सत्ता प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। ये सत्ता को प्रभावित तो करते हैं, सत्ता को एक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, लेकिन ये जो है सत्ता प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं, सत्ता प्राप्ति नहीं। ये जो है हितों के लिए दबाव तकनीकों का, ये दबाव तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं। ये दबाव समूह जो है औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ये हो सकते हैं। अनौपचारिक तो दबाव समूह जो हैं ये मूल रूप से एक गुट समूह हैं जो एक निश्चित हित के लिए संगठित होते हैं और अपने हित को प्राप्त करने के लिए शासन में दबाव डालते हैं और अपने हितों की पूर्ति करते हैं। और इन्हीं को जो है अदृश्य साम्राज्य भी कहा गया है और इन्हीं को जो है संसद का तृतीय सदन भी कहा जाता है। क्या? तृतीय सदन भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 6 है कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने विकसित की? ए एडम स्मिथ, बी बेंथम, सी जे एस मिल और डी स्पेंसर। इसमें देखिए
उत्तर जो है यह है स्पेंसर। स्पेंसर ने वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा विकसित की, साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म। तो देखिए कि पहला चीज यहां पर है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, और दूसरा शब्द है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद का जो विशेषता होता है कि व्यक्तिवाद जो है व्यक्ति के विवेक में विश्वास रखता है। और आप देखिए कि व्यक्तिवाद जो है यह प्रतिबंध नहीं चाहता है, प्रतिबंध का अभाव। राज्य जो है यह नकारात्मक राज्य की बात करता है, नकारात्मक राज्य। अब यहां देखिए कि व्यक्तिवाद को आपने समझा कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम रूप से जान सकता है। व्यक्ति को खुला छोड़ दीजिए, व्यक्ति की गतिविधियों पर जो है कम से कम नियंत्रण लगाए। राज्य का काम केवल सुरक्षा देना है, ना कि समाज कल्याण का कार्य करना। एक विचारक आते हैं स्पेंसर। स्पेंसर ने जीव विज्ञान या जीव विज्ञान में एक नाम आता है किसका? डार्विन का। डार्विन का यह जीव विज्ञान का सिद्धांत, इसका जो सिद्धांत है यह योग्यतम की अतिजीविता, यानी वही जंतु जीवित रहेगा जो सक्षम होगा, शक्तिशाली होगा और संघर्ष कर अपनी संतति को बढ़ाने की क्षमता रखेगा। इसी को आधार बनाकर स्पेंसर ने समाज के क्षेत्र में भी लागू किया इस वैज्ञानिक नियम को। इसीलिए स्पेंसर के व्यक्तिवाद को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद कहा जाता है कि विज्ञान की चीजों को उठाकर इन्होंने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अप्लाई कर दिया। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? ए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, बी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सी, द्वंद्वात्मक पद्धति, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति जो है हीगल ने कहा था कि जो विकास का प्रक्रम है, ये जो विकास है यह जो है द्वंद्व यानी संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ता है, और इस विकास के जो मूल में होता है प्रत्यय, ऐसा हीगल मानता है, प्रत्यय या विचार। इसी प्रत्यय या विचार के मूल तत्व में संघर्ष होता है। किस प्रक्रिया से? वाद, प्रतिवाद और संवाद। इस माध्यम से विकास होते हुए अंततः स्थिति जो आती है राज्य की आती है। यह राज्य जो है विकास का उच्चतम चरण है, ऐसा जो है हीगल मानता है। यानी हीगल में जो मूल तत्व है वह विचार है जो सर में है। इसी को मार्क्स जो है अपने दर्शन में लेता है। मार्क्स ने कहा कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को लिया, वह सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल
खड़ा कर दिया। यानी इसने कहा कि जो प्रत्यय है वह मूल नहीं है बल्कि पदार्थ मूल है। इस पदार्थ में जो है गति है और इसी में जो है अंतर्विरोध है। इसी में अंतर विरोध है और अंतर विरोध के कारण ही प्रगति का रास्ता जो है तय होता है और वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से जो है चीजें जो है आगे बढ़ती हैं। अब पदार्थ तत्व जो है मार्क्स ने मूल तत्व माना, भौतिक तत्व को मूल तत्व माना और वह कहता है कि जो सामंतवाद है, सामंतवाद ये क्या है? वाद है। और इस वाद के विरुद्ध जो है प्रतिवाद आता है। प्रतिवाद, ये प्रतिवाद क्या है? पूंजीवाद। और इन दोनों के संघर्ष के बाद संवाद होता है और यह संवाद क्या है आपका? यह है समाजवाद। यानी यह जो है समाजवाद जो है वह सामंतवाद से उच्चतर स्थिति है। प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 है कि श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है एक व्यक्ति दो मत, एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर सही है, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। श्रेणी समाजवाद को गिल्ड सोशलिज्म कहा जाता है। यह विचारधारा इंग्लैंड में पनपी। यह कहता है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य जो है वह नियंत्रण न करे बल्कि श्रेणियां होंगी। ये श्रेणियां जो है शासन करेंगी और यह कहता है कि इन श्रेणियों में जो है ये मजदूरों की श्रेणियां होंगी, मजदूरों की श्रेणियां होंगी और यह जो है व्यावसायिक मताधिकार की बात करता है। यानी जिस व्यवसाय एक समाज में राज्य तो केवल एक ही तरह का हित जो है वह बढ़ाता है, वो पूंजीपतियों का हित है, लेकिन समाज का जो स्वरूप है वह बहुल है और अलग अलग कार्य हैं, इसलिए अलग अलग कार्यों की अलग अलग श्रेणियां होनी चाहिए। उसी आधार पर एक व्यक्ति जितने श्रेणियों से संबंधित है, जितने हितों से संबंधित है, उसे उतने मत देने का अधिकार होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है कि लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है? ए जीवन का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी समानता का अधिकार। तो इसमें जो उत्तर है वह है समानता का अधिकार। यही लॉक प्राकृतिक अधिकार जो है नहीं मानता है। लॉक जो है ये प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। प्राकृतिक अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार जो है ये राज्य पूर्व दशा में हैं, यानी राज्य नहीं आया है तब भी व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकार हैं। और उन प्राकृतिक अधिकारों में सबसे पवित्र अधिकार जो लॉक मानता है वह संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मांगता है। और इसी संपत्ति के अधिकार में वह जीवन और स्वतंत्रता
के अधिकार को भी शामिल कर देता है। मैकफर्सन इसे स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद का समर्थक कहता है। लॉक ही पहला था जिसने कहा कि जिस वस्तु में व्यक्ति अपना श्रम मिश्रित करता है वह वस्तु उसकी क्या हो जाती है? संपत्ति हो जाती है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि लॉक का जो है प्राकृतिक अधिकार कौन कौन सा है। प्रश्न संख्या 10 है कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन है। ए लास्की, बी मार्क्स, सी मैकाइवर और डी दुग्वी। तो इसमें जो उत्तर है वह है मैकाइवर। मैकाइवर ही राज्य का स्वरूप निगम की तरह मानता है, कारपोरेशन की तरह मानता है, क्योंकि मैकाइवर जो है वह बहुलवादी है और बहुलवादी होने के साथ साथ यह राज्य के जो है निगम स्वरूप में विश्वास करता है। प्रश्न संख्या 11 है, किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? ए कैटलिन, बी हैंस मार्गन्थौ, सी चार्ल्स हैगन और डी हेराल्ड लासवेल और अब्राहम कैपलॉन। तो इसमें जो उत्तर है हेराल्ड लासवेल और अब्राहम कैपलॉन यही मानते हैं कि राजनीति शास्त्र शक्ति के निर्माण और साझेदारी के रूप में अध्ययन है। अगला प्रश्न लेते हैं। 12वां, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ए बेंथम, बी सीले, सी बिलोबी और डी लीकाक। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है सीले। आप सभी जानते हैं कि राज्य जो है, इस राज्य के जो है कुल 4 तत्व हैं। 4 तत्व, ये 4 तत्व वास्तव में हैं कौन कौन? पहला तत्व जो इसमें है वह है भू भाग, दूसरा जनसंख्या और तीसरा जो है वह है सरकार और चौथा जो है वह है संप्रभुता। तो इसमें जो संप्रभुता तत्व है ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जनसंख्या को, इसी को जो है सीले जो है यह राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। अगला प्रश्न, संप्रभुता के आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ए हीगल, बी मैकियावेली, सी हॉब्स और डी बोदा। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है बोदा। बोदा के पहले जो है संप्रभुता के बारे में किसी विचारक ने इतने स्पष्ट रूप से या संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया था। बोदा ही वह प्रथम विचारक था जिसने संप्रभुता के आधुनिक अवधारणा का, आधुनिक कॉन्सेप्ट का, मॉडर्न कॉन्सेप्ट का जो है प्रतिपादन करता है। और बोदा बताता है कि, बोदा कहता है कि संप्रभुता वास्तव में है क्या? संप्रभुता नागरिक और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कानून का कोई बंधन नहीं है। यद्यपि बोदा जो है कानून का बंधन नहीं है, लेकिन वह संप्रभुता को सीमित करता है प्राकृतिक विधियों से और दैवीय विधियों से। इससे यह इसको सीमित कर देता है। और किंतु पहली बार इसने जो है आधुनिक अर्थों में संप्रभुता का प्रयोग किया था। बोदा के बाद आप पढ़ेंगे हॉब्स आता है, वह उसे निरपेक्ष कर देता है, केवल एक बंधन लगाता है, वह बंधन है आत्मरक्षा का। और बोदा के बाद ऑस्टिन आता है।
ऑस्टिन। और यही ऑस्टिन जो है नागरिकों प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति कहता है, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, और राज्य के जो नागरिक हैं वह स्वभावतः उस मनुष्य या मनुष्य के समुदाय के आदेशों का पालन स्वभावतः करते हैं, ऐसा ऑस्टिन मानता है। और यहीं पर आकर के विधिवादी संप्रभुता या विश्लेषणात्मक संप्रभुता की बात होती है। तो आपने देखा। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख प्रणेता कौन है। नकारात्मक स्वतंत्रता वास्तव में है क्या? नकारात्मक स्वतंत्रता एक ऐसी विचारधारा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत है जो विचारधारा यह मानती है कि व्यक्ति अपना सर्वोत्तम हित कर सकता है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वह अपना अच्छा बुरा मानता है, उसके मामलों में राज्य को किसी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें है बेंथम, लिकाक, ग्रीन और लेनिन। तो इसमें जो उत्तर है वह है बेंथम। बेंथम का जो उसका मुख्य देन जो राजनीति विज्ञान को है वह है उपयोगितावादी विचारधारा। उपयोगितावाद। यह उपयोगितावाद क्या है कि बेंथम हर चीज की कसौटी जो है वह सुख की मात्रा के आधार पर तय करता है कि जिस कार्य को करने से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले वही कार्य अच्छा है। और यह उपयोगितावादी विचारधारा जो है उदारवाद से गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए यह भी नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15 है कि राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ आर्थिक समानता ना हो। यह कथन किसका है? मार्क्स का, जी.एस. मिल का, लास्की का और जी.डी.एच. कोल का। तो यह कथन जो है वह है लास्की का। राजनीतिक समानता, दो तरह की समानता की बात हुई है। एक हुई है राजनीतिक समानता, और दूसरी जो बात हुई है वह हुआ है आर्थिक समानता। तो इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक समानता, उसे मत देने का अधिकार दे दिया जाए, उन्हें निर्वाचित होने का अधिकार दे दिया जाए, उसे जो है चुने जाने का अधिकार दे दिया जाए, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन यह राजनीतिक समानता तब तक व्यर्थ है जब तक व्यक्ति को आर्थिक समानता ना मिले, यानी उसे अपने न्यूनतम जीवन जीने की गारंटी नहीं हो, वह न्यूनतम जीवन जीने भर का आर्थिक सामर्थ्य ना रखता हो, तब तक राजनीतिक समानता का कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसा लास्की कहता है। प्रश्न संख्या 16 है कि राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है ए विधायिका द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी राजनीतिक दलों के द्वारा और डी निर्वाचन सत्ता के द्वारा। तो जो राजनीतिक न्याय की बात कही जाती है वह सुरक्षित होता है संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा ही देखिए वोट देने का अधिकार दिया जाता है, संविधान के द्वारा निर्वाचित होने का अधिकार दिया जाता है। तो राजनीतिक न्याय संविधान के द्वारा ही सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है। अधिकार वास्तव में है क्या कि अधिकार एक तरह से जो है व्यक्ति को दिए गए परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है, यानी अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के या उसके जीवन के विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं। यह अधिकार एक कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण, समाज का संरक्षण। जो अधिकार हैं इसका स्वरूप कल्याणकारी भी होता है, इसको लोकहित में भी प्रयोग होता है, राज्य का संरक्षण, लेकिन अधिकारों को समाज का संरक्षण नहीं बल्कि अधिकारों को राज्य का संरक्षण होता है।
इसलिए इसमें उत्तर डी जो है यही आपका सही है। प्रश्न संख्या 18 पर हम आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। व्यक्तिवाद को हमने बताया कि एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को प्रमुख मानती है, व्यक्ति को साध्य मानती है, राज्य को साधन मानती है। यानी व्यक्तियों ने अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए, अपने विकास के लिए राज्य का निर्माण किया है। यदि व्यक्ति के मामलों में राज्य पूरी तरह हस्तक्षेप करता है तो ऐसे राज्य को रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा व्यक्तिवादी मानते हैं। यद्यपि व्यक्तिवादियों के कई जो है उसके सिद्धांत हैं, सकारात्मक व्यक्तिवादी, नकारात्मक व्यक्तिवादी, स्वेच्छातंत्रवादी और आपका जो है समानतावादी। तो यहाँ पर जो 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ग्राहम बलास, हेयक, जीडीएच कोल और मिल, तो इसमें जो उत्तर सही है वह है जीडीएच कोल। ग्राहम बलास जो है यह जो है आधुनिक व्यक्तिवादी कहा जाता है, आधुनिक व्यक्तिवादी। और हेयक जो है यह स्वेच्छातंत्रवादी, स्वेच्छातंत्रवादी हेयक है, यही व्यक्तिवादी। और मिल तो आप जानते ही हैं कि यह व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवादी है। तो इसमें जीडीएच कोल जो है यही नहीं है, क्योंकि यह जो है श्रेणी समाजवादी है, श्रेणी समाजवादी। तो आपका उत्तर जीडीएच कोल होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में से सही उत्तर या युग्म को आपको खोजना है। ए, मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा कांट, गलत है। राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसांके, यह गलत है। राज्य समुदायों का समुदाय ग्रीन, यह गलत है। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लॉक, ये सही है। लॉक जो है 3 अधिकारों की बात करता है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, इसलिए यह उत्तर 19 में सही है। प्रश्न संख्या 20 है कि प्लेटो के संदर्भ में कौन सही नहीं है। ए, आत्मा के 3 गुण होते हैं, ये सही है। दार्शनिक राजा की संपत्ति होनी चाहिए, ये नहीं है। प्रत्येक विद्यालय में व्यायामशाला होना चाहिए, ये भी ठीक है। उसने स्टेटमेंट की रचना की, यह भी ठीक है। आप देखिए कि इसमें राजा के पास संपत्ति होना चाहिए। प्लेटो अपनी पुस्तक जब रिपब्लिक में बात करता है कि जो शासक होगा या राजा होगा और कौन, सैनिक, राजा और सैनिक, ये दोनों वर्ग समाज के ऐसे हैं जिनके पास ना तो स्वयं की संपत्ति यानी धन और ना ही स्वयं की स्त्री यानी परिवार, ये दोनों जो है राजा और सैनिक के पास नहीं होंगे, यहाँ होनी चाहिए। इसमें जो उत्तर सही है यह उत्तर भी सही है। आत्मा के 3 गुण होते हैं, ऐसा प्लेटो ने कहा था कि व्यक्ति है, इस व्यक्ति में प्लेटो मानता था कि उसकी जो आत्मा होती है, आत्मा, इसके 3 गुण होते हैं। वो 3 गुण क्या हैं? विवेक है, साहस है और क्या है, तीसरा है। ये जो है आत्मा के 3 गुण होते हैं, ऐसा प्लेटो मानता है। क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में व्यायामशाला होना चाहिए। प्लेटो जो है शारीरिक शिक्षा पर बल देता है।
शारीरिक शिक्षा वास्तव में स्पार्टा में थी उसके समय में, और जो एथेंस एथेंस प्रसिद्ध था, यह जो है मानसिक शिक्षा दी जाती थी। तो उसने देखा कि स्पार्टा से एथेंस हारा, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है शारीरिक शिक्षा का प्रावधान नहीं था, और इसलिए वह जो है अपने नगर राज्य में यानी सिटी स्टेट में पोलिस में जो है व्यायामशाला या व्यायाम की शिक्षा की बात करता है, और प्लेटो की रचना स्टेटमेंट तो है ही। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में से कौन सही है? ए हाब्स उदारवादी है, बी हाब्स व्यक्तिवादी है, सी हाब्स सीमित प्रभुत्वता का समर्थक है, डी हाब्स उपयोगितावादी है। आप देखिए किसमें जो उत्तर सही है वह है हाब्स व्यक्तिवादी है। हाब्स व्यक्तिवादी क्यों है? क्योंकि राज्य का जो या शासक जो आता है समझौते के बाद, वह जो है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए आता है, अधिकारों के रक्षा। ये अधिकार किसके हैं? व्यक्ति के हैं। और अंतिम रूप से कहता है कि राज्य जो है वह आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति से छीन नहीं सकता है, इसलिए हाब्स क्या है? एक तरह से व्यक्तिवादी है। प्रश्न संख्या 22 है कि कन्फेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं ए लॉक, बी मॉन्टेस्क्यू, सी रूसो और डी लेनिन। तो कन्फेशन अगस्टाइन का भी पुस्तक है और रूसो का पुस्तक है, यहाँ ऑप्शन रूसो दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्तर रूसो सही होगा। प्रश्न संख्या 23 है कि व्यंथम अधिकारों को विभाजित करता है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 7 वर्गों में, 2 वर्गों में। तो व्यंथम अधिकारों को 2 वर्गों में विभाजित करता है। प्रश्न संख्या 24 है, आप देखिए, कौटिल्य के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? ए कौटिल्य के अनुसार अमात्य राज्य का एक अंग है। बात कौटिल्य की हो रही है। कौटिल्य, तो कौटिल्य जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करता है, जिसमें राजा है, अमात्य है, दुर्ग है, कोष है, दंड है, मित्र है, सूर। तो यहाँ पर सप्तांग सिद्धांत में अमात्य आता है। अमात्य का तात्पर्य मंत्री है, इसलिए यह सही है। कौटिल्य धानवन दुर्ग की चर्चा करता है। कौटिल्य कई प्रकार के दुर्गों की चर्चा करता है, जिसमें धानवन है। कौटिल्य कूटनीति संबंधी षड्गुणीय नीति की चर्चा नहीं करता, यही गलत है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, यह जो है सही है। आप देखिए कि ए, बी और डी ये 3 जो है सही है। कौटिल्य का जो षड्गुणीय नीति रहा है कूटनीति के लिए, वह 60 गुणीय नीति की बात करता है। वह कहता है संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक कूटनीति के संदर्भ में जो है यह जो है चर्चा करता है। इसमें विकल्प संख्या जो सी आपका है ए, यही जो है सही नहीं है। अब प्रश्न संख्या आते हैं 25 पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। आप देखिए यहाँ पर मार्टिन कैपलान है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मार्टिन कैपलान का जो सिद्धांत है वह व्यवस्था सिद्धांत है। हार्स जे
मार्गेंथ्यो हैं, इनका जो है यथार्थवादी सिद्धांत है। जॉर्ज लिस्का हैं, इनका जो है संतुलन सिद्धांत है। और स्नाइडर जो हैं, इनका निर्णयपरक सिद्धांत है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उधर जो है सिद्धांतकार हैं, इधर सिद्धांत हैं, इनसे यह संबंधित है। आप यहाँ देखिए, मार्टिन कैपलान का जो है एकाचार व्यवस्था सिद्धांत, एकाचार यहाँ है, और बी का तीन ये है, सी का 2 ये है, और डी का जो है 1। तो यहाँ पर विकल्प संख्या जो 2 है, यही जो है उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 26, सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। सहयोगी संघवाद वास्तव में है का जिसमें केंद्र राज्य परस्पर मिलकर के नीतियों का निर्माण करके राज्य के विकास को आगे ले जाते हैं, वह सहयोगी संघवाद है। अमेरिका, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड और कनाडा। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा अमेरिका। अमेरिका सहयोगी संघवाद का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 27 है कि सर्वाधिक विवादास्पद मौलिक अधिकार रहा है। ए जीवन का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो ये जो संपत्ति का अधिकार रहा है, यह सर्वाधिक विवादित रहा है। इसको लेकर के न्यायालयों में कई केस चले, है ना। गोपालन के मामले में जो है बात आई और कई में आए। तो इस संपत्ति का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 19(1) के 6 में जो है दिया गया था, तथा अनुच्छेद 31 में। अब इसे जो है ये संवैधानिक अधिकार नहीं रहा, अब इसको हटाकर भारतीय संविधान के 300 का के अधीन एक विधिक अधिकार जो है इसको अब बना दिया गया है। यह सर्वाधिक विवादित रहा, इसमें काफ़ी मुकदमे भी चले और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे विधिक अधिकार बनाया गया। प्रश्न संख्या 28 है, बहुल कार्यपालिका पाई जाती है अमेरिका में, भारत में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में। तो बहुल कार्यपालिका जो पाई जाती है वह स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। वहाँ पर जो है कार्यपालिका जो होती है वह क्या होती है, बहुल, यानी एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई व्यक्ति मिल करके जो है कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के संपादन का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि न्यायिक पुनरीक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ए स्विट्जरलैंड, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका। तो उत्तर जो सही है वह अमेरिका है। न्यायिक पुनरीक्षा क्या है कि विधायिका के द्वारा पारित किए गए कानूनों, कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों की जांच संविधान के अनुसार न्यायपालिका जब करे तो न्यायिक समीक्षा कहलाती है। यह सबसे पहले 1803 में न्यायाधीश कौन थे, मार्शल। और यह कहाँ पर, किस मुकदमे में, मारबरी बनाम मेडिसन के मामले में यह निर्णय आया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। हेयर प्रणाली प्रश्न संख्या 30 है का संबंध है। ए सूची निर्वाचन पद्धति से, बी सार्वभौम मताधिकार से, सी कार्यात्मक पद्धति से और डी एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। तो हेयर प्रणाली का संबंध जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड से यह संबंधित है, हेयर प्रणाली। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 30 के सर्वमान्य उत्तर को देखा। धन्यवाद।